दूसरा डिफरेंस आएगा उसका क्या नाम है एसआई यूनिट थर्ड में आएगा यूनिट वेरिएबिलिटी यानी वेरिएबल है या नहीं है। डेफिनेशन है फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ब्रैकेट में प्लैनेट कर दो ऑन एनी ऑब्जेक्ट या द फोर्स बाय व्हिच अर्थ इज अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द फोर्स बाय व्हिच was applied by the earth, देखिए वाली जितनी फोर्स लगेगी उतनी फोर्स से अट्रैक्ट होगा। एक और डेफिनेशन दी थी, the force exerted by an object on the support, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सपोर्ट से उतनी ही फोर्स लगाएगा जितनी उस पे लग रही है। तो बात वही बनती है आगे। weight force applied by the earth on any object towards the center, the force by which an object is attracted towards the center of the earth, yeah, the force which an object exerts on its support, on its, ये सब एक ही डेफिनेशन है, फोर्स है। और मास की डेफिनेशन है मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर। यानी अगर मान लो सोने का बना तो कितना सोना उसके अंदर है क्वांटिटी में। मिसाल के तौर पे ये पेन है, इस पेन में जितना भी मटेरियल लगा है वो मैटर है। समझ में आया ये? वो मैटर है। ये कितनी फोर्स लगा रहा है जमीन के ऊपर, कितनी फोर्स से खींच रहा है उसका वेट जो है वो वेरिएबल है। ऑन द अर्थ द वैल्यू ऑफ द वेट विल बी हायर एट पोल्स एंड लेसर एट इक्वेटर। क्योंकि पोल्स में जो डायमीटर है अर्थ का वो छोटा है, इसलिए जी की वैल्यू बढ़ जाती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाती है। इक्वेटर में जी की वैल्यू कम है और दूसरे इक्वेटर पे फ्लाइंग टेंडेंसी होती है। ये ऑब्जेक्ट अर्थ घूम रही है तो वो ऑब्जेक्ट उधर निकलना चाहता है, वो उधर की तरफ फ्लाई करना चाहता है, तो उसका जो फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ उसमें कमी आ जाती है। और उसका दूसरा जो मेन रीजन है वो है कि जो इक्वेटर इक्वेटोरियल रेडियस जो है अर्थ का वो ज्यादा है, तो इसलिए वो जी की वैल्यू पोल्स पे कम है, इक्वेटर पे ज्यादा है। और जो कि जी से वो निकलता है वेट किसके बराबर होता है m इंटू जी। तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो वेट भी कम हो जाएगा, इक्वेटर पे इसलिए कम हो जाता है। जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वेट भी, इसको अप्लाई कर दोगे चांद पे अगर चले जाए तो जी की वैल्यू 1/6 है, इसलिए चांद पे जो वेट होगा वो 1/6 हो जाएगा। जुपिटर पे चले जाए तो उसमें जी की वैल्यू जमीन से 1 गुना ज्यादा है, तो वहां भी वेट भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। या जितनी ही जी की वैल्यू होगी, और जी की वैल्यू डिपेंड करती है प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स पे, तो जहां प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी वहां जी की वैल्यू भी कम होगी, उससे वेट भी कम हो जाएगा। मैटर डज नॉट चेंज, अमाउंट ऑफ मैटर डज नॉट चेंज इटसेल्फ, क्योंकि लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मैटर विल neither be created nor destroyed in a physical and chemical change। ठीक है ना? जब कोई न्यूक्लियर चेंज में मैटर चेंज होता है वो हम कभी पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन फिजिकल और केमिकल चेंज में जितना मैटर है वो उसके अमाउंट चेंज नहीं होती। तो चाहे चांद पे चले आओ चाहे जुपिटर पे चले आओ, ये जो मैटर से इस पेन के अंदर है वही मैटर चांद पे भी रहेगा, वही मैटर जुपिटर पे भी रहेगा। तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एसआई यूनिट जो वेट का है वो न्यूटन है, क्योंकि वेट फोर्स है और फोर्स को किसी नाम से पुकारे, एसआई यूनिट तो वही रहेगा। मिसाल के तौर पे हमने थर्ड में पढ़ा था न्यूटन लॉ में एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन इज आल्सो फोर्स, रिएक्शन इज आल्सो, तो एक्शन का एसआई यूनिट वो भी एक्शन न्यूटन है, रिएक्शन जो उससे उसकी वजह से होगी वो भी फोर्स है, उसका एसआई यूनिट भी न्यूटन। बात समझ में आ गई? लेकिन मास का एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम, क्या है वो किलोग्राम। एसआई यूनिट की बात हो रही है।
बाकी ग्रेविटेशन यूनिट जो है वेट का, उसके आगे जो भी आपका मास है उसके आगे वेट लिखो, तो वो ग्रेविटेशन यूनिट मिल जाता है। जैसे 25 ग्राम है, अगर उसका न्यूटन में आंसर निकालना है तो 25 ग्राम मास है और उसको जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमें न्यूटन में आंसर चाहिए तो मास किलोग्राम में होना चाहिए और जी की वैल्यू 9.8 होगी अगर न्यूटन में आंसर चाहिए। अगर आंसर न्यूटन में, अगर मास ग्राम में लिखेंगे तो जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। तो वो जो आंसर निकलेगा वो एक नया यूनिट है डाइन, DYNE। लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जा रहा है। न्यूटन में निकालना चाहते हैं तो न्यूटन में जब आंसर, जब SI यूनिट में आंसर जब भी निकलता है कि जिस फॉर्मूले से वो निकालना है उनकी सारी वैल्यू SI यूनिट होनी चाहिए। तो मास किलोग्राम में हो, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी SI यूनिट है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जाएगा, किलोग्राम, और इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से पुकारते हैं? न्यूटन के नाम। ये ध्यान रखिएगा। तो तीन तो मेन डिफरेंस है, ये आपको याद रखिए। और हमेशा रखो जब भी डिफरेंस याद करते हैं तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद करते हैं, उससे क्या क्या डिफरेंस है वो याद हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट डेफिनेशन है, दूसरा पॉइंट वेरिएबिलिटी है कि वेरिएबल है नॉन वेरिएबल है, और तीसरा पॉइंट है यूनिक है। एक और पॉइंट की मेजरमेंट, मेजर कैसे करते हैं, हाउ टू मेजर। वेट जो नापते हैं वो बीम बैलेंस से नापते हैं। कैसे? वो जो आपने कांटे वाला वो बेचते हैं, क्या नाम है, कांटा लगा होता है, वो खींच से लगा के वो ऊपर खींच लेते हैं। और जो मास नापते हैं वो बीम बैलेंस से नापते हैं। बीम बैलेंस इसके दोनों पल्ले होते हैं, दोनों तरफ तराजू जो होते हैं, तराजू जो हमारा आम तराजू होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जब कंपैरिजन होता है, इधर आपने मान लो 5 किलोग्राम का एक वजन रखा मास, और उसी मास के हिसाब से इधर आपने सुपर रख दी 5 किलोग्राम, तो ये मास इक्वल हो रहा है, मास से मास इक्वल हो रहा है। जब ये सेंटर में होगा तो मास इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो इधर भी उतनी लग रही है m/g के हिसाब से, और इधर भी उतनी लग रही है, तो दोनों तरफ से वेट फोर्स बैलेंस हो गई। ये बात समझ में आया? मास भी बैलेंस हो गया, तो इसको हम जो कहेंगे मास कह सकते हैं। अगर हमें वेट निकालना है तो हमें जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वेट कैसे नापते हैं? बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस से। और मास कैसे नापते हैं? बीम बैलेंस। बात समझ में आ गई? इसका कैसे नापते हैं? क्लियर हो गया? बीम बैलेंस से मुराद जिसके दोनों पल्ले हो, जैसे हमारा तराजू, आम तराजू जो होता है। लैब में आप जाएंगे, वहाँ पे एक लकड़ी की विंडो होगी, उसमें रखे होंगे शीशे लगे होंगे, और उसमें 2 पल्ले होंगे, फिर बीच में से उसमें वो होता है घुमाने का, उससे उठा के चेक करते हैं कि भाई इक्वल है या इक्वल नहीं है। अगर आप ये लैब में जाके देखेंगे, लेकिन दैट इज सिंपल। इसका ये जो हमारा तराजू है उसकी सिंपल फॉर्म हो गई। बात समझ में आ गई? तो 4 पॉइंट हो गए। फिर मैंने आपको बताया था थ्रस्ट बताया था, टोटल परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। टोटल परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। परपेंडिकुलर और सरफेस इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल। तो टोटल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस क्या कहलाती है? थ्रस्ट। टोटल फोर्स जो। और प्रेशर क्या बताया था? क्या था फॉर्मूला प्रेशर का? थ्रस्ट अपॉन एरिया। डिफाइन कैसे करेंगे? ये पेन को काम नहीं कर रहा। क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? थ्रस्ट अपॉन वेट। अच्छा, वेट जो है यही टोटल नॉर्मल फोर्स होता है। अगर हम वेट को एरिया से डिवाइड कर दें तो वही प्रेशर निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये किताब है, इसको चाहे ऐसे वेट करो चाहे ऐसे करो, मास तो उसका सेम रहेगा, लेकिन प्रेशर में फर्क पड़ जाएगा।
जब ये ऐसे रखा होगा सब खड़ा, एरिया कम हो गया, मास उतना ही है, तो प्रेशर नॉर्मल फोर्स नहीं है, लेकिन प्रेशर वो मास क्या क्या कम हो गया, एरिया कम हो गया, नतीजा होगा प्रेशर सॉरी इस केस में बढ़ जाएगा, क्योंकि मास उतना ही है, एरिया कम हो गया, छोटे नंबर से डिवाइड कर दो तो आंसर ज्यादा आता है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और ऐसे करेंगे तो मास तो वही रहेगा, वेट भी वही रहेगा, क्योंकि M/G होता है, लेकिन एरिया बढ़ जाएगा। उसके नतीजे में क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। इसलिए अगर हम गद्दे पे खड़े हों तो ज्यादा दबता है, क्योंकि हमारा मास जो है वो उतना ही रहता है, लेकिन ये छोटे पैरों का एरिया छोटा होता है, तो छोटी चीज से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर बड़ा आता है, तो नतीजा होता है कि प्रेशर ज्यादा आता है, तो गद्दा ज्यादा दबता है, ज्यादा प्रेशर है ज्यादा दबता है। और हम लेट जाए तो कम दबेगा, क्यों, क्योंकि वेट तो उतना ही रहा, लेकिन लेटने से एरिया बढ़ गया, तो हम बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा हो जाएगा। इसीलिए कभी भी बांध वाली चारपाई होती है, जिस बांध से जो बुनी जाती है, उस पर हम आमतौर से खड़े होने को मना करते हैं, क्योंकि उसमें डर ये होता है कि प्रेशर बढ़ गया और प्रेशर बढ़ने से वो बांध टूट सकता है। दैट इज द रीजन वाई जो आपकी वो होती है, क्या नाम है, सीजर्स होती हैं या नाइफ होते हैं, उनके किनारे उनका किनारों का एरिया कम होता है, वो पतले होते हैं, शार्प होते हैं, शार्प से ताकि उसका एरिया कम हो जाए। एरिया कम होने से जब उसको हम किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो एरिया कम है, फोर्स ज्यादा है, फोर्स जितनी वाला फोर्स एक्स है, अब वही फोर्स थोड़े मोटे वाले उस पर लगाएं, मोटी साइड के ऊपर, तो एरिया बढ़ गया, और वही फोर्स पर शार्प वाली साइड पे लगाएं तो शार्प वाली साइड को वही फोर्स लगेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और मोटी वाली साइड पे जब वही फोर्स लगेगी तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से फोर्स कम हो गई, तो नतीजा ये होता है कि वो फोर्स कम होने से, प्रेशर कम होने से, फोर्स तो वही रही, प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम होने से वो प्रॉपर काटता नहीं है। यानी इवन अगर आप बाल भी काटना चाहें, ब्लड साइड से जो अपनी वो होती है, सीजर होती है, उस साइड से इधर वो चौड़ी है तो बाल भी नहीं कटेंगे, इतना प्रेशर नहीं होता कि वो बाल काट दे, लेकिन जो शार्प साइड से काटेंगे तो बाल कट जाएगा। सब्जी है, हैंडलों में सेब है, अगर उस सेब को आप चौड़ी साइड से काटेंगे, क्या नाम है इसके, नाइफ के, वो मुश्किल से कटेगा, और बारीक साइड से फोर्स लगाएंगे तो वो, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से आसानी से अंदर चले जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको एप्लीकेशन तो हजारों बन सकती है अलग अलग जगहों की, ऊँट की और घोड़े की है, कि ऊँट का पाँव नहीं धंसते रेत में, लेकिन घोड़े के धंस जाते हैं, क्योंकि ऊँट आसानी से चलता है, घोड़ा आसानी से, क्योंकि ऊँट का प्रेशर कम हो जाता है बिकॉज ऑफ लार्जर एरिया ऑफ इट्स सीट, और घोड़ा उसी वजन का, उतने ही वेट का है, लेकिन उसके पैरों का साइज छोटा है, एरिया कम है, तो एरिया कम होने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने से वो क्या होता है, धंस जाती है, आसानी से नहीं चल पाता। इसी यही सवाल आता है कि आपकी जो बिल्डिंग्स बनती है उनका जो बेस होता है वो चौड़ा रखा जाता है, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है, जो बेस जो है, वहां पे प्रेशर कम रखना है, ताकि प्रेशर जमीन जो है उस पर प्रेशर ज्यादा हो तो धंसेगी तो पूरी बिल्डिंग नीचे को आएगी, तो जमीन के ऊपर प्रेशर कम हो और उसके ऊपर प्रेशर कम होने से वो धंसेगी नहीं, रेयर चांसेस में धंसेगी, तो उसका जो वो है बेस वो चौड़ा रखा जाता है। ईंटों का जो बेस होता है जमीन के अंदर काट के जो हम लगाते हैं, जिसे हम हिंदी में, उर्दू में बुनियाद कहते हैं, बेस अंग्रेजी में कहते हैं, वो चौड़ा रखा जाता है, फिर उसको थोड़ा छोटा करके पतला करते हुए लेके आते हैं, और वो एक दीवार के साइज का हो जाता है, एक दीवार की मोटाई, नीचे वो चौड़ा होता है ताकि प्रेशर कम रहे। समझ में आया ना? अगर प्रेशर बढ़ जाए, प्रेशर ज्यादा हो, तो ये डर होता है कि नीचे की जमीन कच्ची है ना, वो धंस सकती है, और जब वो धंसेगी तो नेचुरल बात है, उसको ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो भी हिलेगा। पॉइंट समझ में आ गई? आपकी सी वो जो होती है
वो क्या नाम है सीविंग मशीन, सुई होती है उसकी नोक पतली होती है ताकि प्रेशर ज्यादा लगे और ज्यादा प्रेशर से आसानी से कपड़े के अंदर चली जाती है, आसानी से कपड़ा सी देती है। अगर आप चाहो उसी सुई से उसकी मोटी साइड से सीना चाहो तो आसानी से नहीं सी सकते क्योंकि प्रेशर कम है और प्रेशर कम होने से वो पूरे कपड़े को वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती। पॉइंट समझ में आ गया? तो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रेशर एंड थ्रस्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई। टोटल नॉर्मल फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं, टोटल परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल। अब हम उसके आगे चलना है कि आगे हमारा जो चैप्टर है उसमें है फ्लोटिंग से ऊपर, किससे? बॉइंग फोर्स जिसे कहते हैं आप समझिए। देखिए ये जरा इसमें ज्यादा ध्यान से समझिएगा कि उसमें कई पॉइंट इसके अंदर ऐसे हैं कि जो आमतौर से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर न होने से बच्चे गलत कर देते हैं। आज इंग्लिश प्रिंसिपल है, लेकिन उससे पहले फ्लूइड जो होता है, लिक्विड या गैस, इसको फ्लूइड बोलते हैं। इसमें एक लॉ है, उसका नाम नहीं दे रखा, पास्कल्स लॉ कहलाता है। क्या? लेकिन नाम लॉ तो दे रखा है लेकिन नाम नहीं दे रखा। जो लिक्विड या गैस जो प्रेशर लगाते हैं, पास्कल गैस और लिक्विड ये दोनों इनको फ्लूइड बोलते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी जो है जरा समझ लो इसमें और सॉलिड के अंदर डिफरेंस क्या है। सॉलिड की जो फोर्स होती है वो वेट होता है और वेट हमेशा बेस पे लगता है, वेट कभी साइड पे असर नहीं। आप अगर खड़े हैं दीवार के सहारे तो आपका जो वेट है वो जमीन को लगाएगा, दीवार को नहीं लगाएगा। आप दीवार से टकराए, फोर्स लगाए अपने हाथ से, वो बात अलग है, लेकिन जो वेट जिसे कहते हैं उसका जो फोर्स लग रही है वो जमीन पे सरफेस पे लग रही है। समझ में आएगा? तो जब आप कोई सॉलिड किसी डिब्बे में डालते हैं तो उसका फोर्स जो है वो जमीन पे लगता है, साइड पे प्रेशर फोर्स नहीं लगती। नतीजा ये होता है अगर आप कोई कप ले, प्लास्टिक की थैली ले और उसमें आप लोहे के पार्टिकल्स डालने शुरू कर दें तो वो कभी भी साइड से नहीं फटेगा। कहां से फटेगा? नीचे से फटेगा, क्योंकि फोर्स मारा गई वहीं से, वही फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो नीचे से फट जाएगा। आटा भर दे, नीचे से फटेगी थैली, साइड से नहीं फटेगी। लेकिन लिक्विड और गैस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नीचे भी प्रेशर लगाते हैं और साइड पे भी प्रेशर लगाते हैं, यानी वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर लगाते हैं। क्यों बताओ? बताया आपको ये क्यों लगता है? लिक्विड और गैस जब किसी डिब्बे में डालते हैं, किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो बेस पे, बॉटम पे भी फोर्स लगाते हैं और साइड में भी लगाते हैं। साइड का प्रेशर हाइट के हिसाब से कंवर्टिव होता है, तो क्यों लगाते हो साइड पे प्रेशर? उनके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। नहीं, देखिए सुन लीजिए ध्यान से कि लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि दे आर कंटीन्यूअसली इन मोशन। दे आर कंटीन्यूअसली इन, पानी के मॉलिक्यूल मोशन में हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन दे आर मूविंग। अब वो जो मोशन में जो पार्टिकल होते हैं, जैसे हवा है, हवा के पार्टिकल मोशन में है। अगर ये हवा के पार्टिकल मोशन में जब भी किसी चीज से टकराएंगे तो जब कोई चीज मूव करते हुए टकराती है तो उस पर फोर्स लगाती है। सीधा देखिए पंखा बने, लाइट नहीं आ रही है, हवा तेज चलती है, पंखा चलने लगता है। क्यों? कि हवा के जो पार्टिकल्स हैं तो जब पंखे की विंग से टकराते हैं तो उस टकराने से वो फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स से वो विंग्स जो है वो मूव करने लगते हैं। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी किसमें? लिक्विड में भी है और गैस, इनको मिला के फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, या समझ लीजिए। तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड आर इन मोशन इन ऑल डायरेक्शन,
and therefore due to their motion they collide with the walls of the container and base of the container. Therefore they exert pressure not only on the walls of the container but also on the base of the container. सॉलिड का प्रेशर वेट की वजह से, और वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, वेट किधर लगता है? परपेंडिकुलर। वेट इज ए नॉर्मल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचती है, साइड में नहीं खींचती है। लेकिन लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल वो मोशन में है, इसलिए दे अप्लाई द फोर्स ऑन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज ऑन साइड्स। बात समझ में आ गई? अब ये जो लिक्विड का प्रेशर है, आपने छोटी क्लासों में एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे, ये हाइट पे डिपेंड करता है। कहीं पर हाइट पे, लिक्विड के कॉलम की हाइट ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, लिक्विड के कॉलम की हाइट कम होगी तो प्रेशर। और डेली का एक्सपीरियंस है कि जो आपका वॉशरूम होता है, वहां जहाँ पे मुंह धोते हैं, वहां अगर जो पानी की टंकी है वो सिर्फ एक रूफ ऊपर है, और दूसरी जगह वो पानी की टंकी 6 रूफ ऊपर है या 4 रूफ ऊपर है, दोनों जगह सेम प्रेशर से पानी आएगा? कहाँ होगा पानी? पानी जहाँ रूफ छोटी है, कम बहुत करीब है, वहां जितने पानी प्रेशर से नहीं आता, और जहाँ ज्यादा ऊंचाई से पानी आता है वो पानी प्रेशर से आता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड की जो हाइट होती है, अगर लिक्विड आ रहा है, उसका जो हाइट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो हाइट ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, वो हाइट कम है तो प्रेशर भी। तो इसके बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट था, छोटी क्लासों में कराते थे कि अगर एक कंटेनर ले, उसमें छेद कर दें अलग अलग हाइट के ऊपर, और इसमें पानी भर दें, और इसकी शर्त ये कि ऊपर से जो पानी आएगा वो कंटिन्यूअस आता है, लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इस लेवल पे पानी हो, इसमें पानी निकलता है। जब इसके कॉर्ड हटाते, जो साइड में छेद है, तो जो सबसे ऊपर वाला जो छेद है उससे जो पानी गिरेगा वो इसके करीब गिरेगा, और जो बीच में उससे दूर गिरेगा, और जो सबसे नीचे है उससे और दूर गिरेगा। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर से पानी निकलेगा उतनी दूर जाएगा। तो सबसे हाइट कहाँ कम है? याद रखिए, हाइट ऊपर से नापते हैं, समझ में आया? तो वहां प्रेशर, हाइट कम है, प्रेशर कम है, तो जब प्रेशर कम होगा तो पानी ज्यादा दूर नहीं जाएगा। यहाँ पे हाइट बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, हाइट तो वहीं से नापेंगे ना। पानी इसमें एक्सपेरिमेंट ध्यान रखते कि पानी का लेवल नहीं बदलना चाहिए, तो जो पानी निकल रहा है तो लेवल कम होगा, इसलिए ऊपर से पानी कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। जब हाइट ज्यादा होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब ज्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा तो दूर गिरेगा, और नीचे आ जाएगी सबसे नीचे। तो यहाँ पे हाइट और ज्यादा है, प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो पानी जो निकलेगा ज्यादा प्रेशर से निकलेगा, सबसे ज्यादा प्रेशर से निकलेगा। इसमें जितने भी 2 तीनों में तो ज्यादा प्रेशर से निकलेगा, ज्यादा दूर जाएगा। तो एक तो लिक्विड का प्रेशर और गैसेस जो इसमें आती है, वो हाइट के साथ क्या होता है? लिक्विड कॉलम की हाइट बढ़ जाए तो प्रेशर भी बढ़ जाता है, वाइस वर्सा, यानी हाइट कम हो तो प्रेशर भी कम हो। दूसरी पहली पॉइंट ये था कि लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, यानी वॉल्स भी लगाता है, नीचे भी लगाता है। अगर ऊपर कोई चीज लिक्विड में रखी है, देखो ये बेस है हमारा अगले पार्ट का, अगर यहाँ कोई डिब्बा रखा है तो यहाँ इसके नीचे जो लिक्विड है ऊपर भी फोर्स लगाता है और साइड पे भी लगाता है। अब ये जो बॉक्स है ऊपर है, तो जो नीचे वाला लिक्विड है ऊपर को फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो साइड में लिक्विड है वो साइड पे, वो इधर भी फोर्स लगा रहा है और इधर भी लगा रहा है। लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। दूसरा, प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैस, वो डिपेंड करता है, क्या बताया मैंने? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम या गैस कॉलम, फ्लूइड बोलना चाहिए, दोनों आ जाएंगे। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको पार्शियल लॉ कहते हैं, कि इफ अगर लिक्विड इज एनक्लोज इन ए वेसल, बंद है, और उस पर प्रेशर लगाया जाए, तो वो प्रेशर, जितना भी प्रेशर हम लगाएंगे, यार हम फोर्स, टोटल फोर्स लगाए वो प्रेशर में बदल देंगे एरिया से डिवाइड करके, वो जो फोर्स होगी दैट विल ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन।
दैट विल ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। यानी मान लो ये कंटेनर है, इसको मैंने जोड़ रखा है क्या नाम है किसी और चीज से, है ना, यहाँ भी ये फोर्स, अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा वो इधर भी लगेगा और वो इधर भी ट्रांसफर होगा, इस साइड पे भी लगेगा। और इसका बड़ा कॉमन यूज है जो आपके गाड़ियों के अंदर जो कार्स होती है, ऑटोमोबाइल्स जितने भी है, कारें, बस है, उसमें जो आपका ब्रेक्स होते हैं मतलब उसमें फ्लूइड होता है। जब आप ब्रेक दबाते हैं तो वो जो ब्रेक जो है वो फ्लूइड को दबाता है। अब वो जो प्रेशर आपने ब्रेक के ऊपर लगाया वो चारों पहियों से वो पाइप जुड़े हुए, जो चार पहिए चारों से पाइप जुड़े हुए जो गाड़ी के जहाँ पे अब लगा रहे हैं उस तरह का उसका डिजाइन होता है। तो वो प्रेशर चारों पहियों का बराबर का पहुंचता है। Whenever the pressure is exerted on a fluid closed in a vessel and closed वो जिसे बोलते हैं, then it transmits, transmit मतलब पहुंच, ट्रांसफर होगा, आगे बढ़ेगा, it transmits in all direction equally without diminishing, यानी without decreasing या diminish का मतलब कम नहीं होगा। सेम प्रेशर, जो प्रेशर यहाँ था वही इधर भी ट्रांसफर होगा, वही इधर भी ट्रांसफर होगा, वही नीचे को भी ट्रांसफर होगा। ये पास्कल्स लॉ है, ये आपकी बुक में ये लॉ का नाम दे रखा है, ये स्टेटमेंट दे रखा है। समझ में आ गई बात? लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर इक्वल होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसका यूज क्या है? आपके ब्रेक्स होते हैं, जो फ्लूइड ब्रेक्स होते हैं, गाड़ी में जो ब्रेक्स होते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर तो वही रहेगा, लेकिन वही प्रेशर जब थ्रस्ट में कन्वर्ट होगा, क्या फॉर्मूला है प्रेशर का? क्या फॉर्मूला है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो जब इस प्रेशर को थ्रस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थ्रस्ट किसके बराबर है? प्रेशर इनटू एरिया। तो जहां एरिया ज्यादा होगा वहां टोटल फोर्स भी ज्यादा होगी, प्रेशर उतना ही रहेगा लेकिन टोटल फोर्स ज्यादा होगी। जहां एरिया कम है वहां टोटल फोर्स कम होगी। एरिया कम, छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करो तो थ्रस्ट किसके बराबर आ जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर ए कम है तो प्रोडक्ट भी कम आएगा, थ्रस्ट भी कम आएगा। ए ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा आएगा, प्रेशर भी। अब इसका यूज क्या है कि आपने देखा होगा ये जो आपके पेट्रोल पंप्स होते हैं इनमें सर्विस सेंटर होते हैं। सर्विस सेंटर में गाड़ी ले आके प्लेटफॉर्म पे खड़ी कर देंगे, नीचे उसके जो होता है लिक्विड होता है, वो जो प्लेटफॉर्म में होता है, वो जो प्लेटफॉर्म से बना होता है उसके नीचे जो है लिक्विड होता है। एक तरफ एक छोटा सा पंप लगा है जो आम पंप्स होते हैं, वहां पे उस पंप के जरिए प्रेशर लगाता है एक लड़का जाके, छोटा सा लड़का, जैसे आप पंप में से पानी निकालते हैं वाटर पंप से, उसको बार बार नीचे करते हैं, तो वो जो पंप है उसको ऊपर नीचे बार बार करता है तो वो प्रेशर लिक्विड पे लगता है। अब वो प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होता है सारे डायरेक्शन में, सेम प्रेशर। अब वो जो गाड़ी है उसका जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी उसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो वो प्रेशर वहां पे पहुंच जाता है जहां प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी है। अब जो उस प्लेटफॉर्म का एरिया ज्यादा है तो टोटल फोर्स भी ज्यादा होती है और वो गाड़ी आसानी से ऊपर उठ जाती है। वरना वो छोटा लड़का उस गाड़ी को ऊपर नहीं उड़ा सकता अकेला। वो बेसिकली जो प्रेशर वो लगा रहा है वो प्रेशर जब थ्रस्ट में कन्वर्ट होता है तो जिस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी है उसका एरिया ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा होने से थ्रस्ट भी ज्यादा हो जाता है। यानी नॉर्मल फोर्स, टोटल नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो जाती है तो गाड़ी पे ज्यादा फोर्स लगती है, वो आसानी से ऊपर उठ जाती है। तो ये तीन लॉज है जो आपकी बुक में दे रखे हैं, लेकिन इनके अंदर वो पहला क्या है कि लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, है ना। दूसरा लॉ क्या है कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम की हाइट ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, लिक्विड कॉलम की हाइट कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। इट इज गिवन टेंपरेचर, इट इज गिवन, क्योंकि लिक्विड और गैस का प्रेशर टेंपरेचर बढ़ने से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है?
काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो ज्यादा जोर से टकराएंगे, और जब ज्यादा जोर से टकराएंगे तो प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। तीसरा जो उसने लॉ दे रखा है बुक के अंदर कि व्हाट व्हेनेवर प्रेशर इज अप्लाइड इन ए कन्फाइंड लिक्विड, इन ए लिक्विड एनक्लोज्ड इन ए वेसल, देन इट ट्रांसमिट्स अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड मतलब जितना आपने प्रेशर लगाया था, आपने फोर्स मतलब प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल बताया था मैंने, उसी दफा डिफाइन करा था कि 1 पास्कल क्या होता है, और आपने 5 पास्कल की फोर्स लगाई है तो वो 5 पास्कल अगर वो 10 जगह से कनेक्ट हो रहा है, वो 10 साइड पे वो 5 पास्कल पहुंचेगा। द प्रेशर ट्रांसमिट इक्वली अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। और इसको हम यूज करते हैं बहुत सारी जगहों पर, इसको हम यूज करते हैं। आपकी लिफ्ट होती है, वाटर लिफ्ट जिसे बोलते हैं, लिक्विड की जो होती है कि भाई एक तरफ प्रेशर लगाया पूरी गाड़ी ऊपर उठ गई, इसको हम क्या नाम है, आप ये हमारा और भी जगहों पे इसका यूज होता है। ये पॉइंट समझ में आइए। अब ये जो लॉ है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इसी को यूज करेंगे। उसके बाद हम आ गए लिक्विड, किसी भी लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी वो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक में भी पॉइंट थोड़ा सा कमी है उसके अंदर, बुक में नहीं रखता है। व्हेरेवर एनी ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स इन ए फ्लूइड, फ्लूइड से मतलब क्या, लिक्विड हो गया। व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली, चाहे थोड़ा सा इमर्स करके डूबने को, चाहे थोड़ा सा उसमें डालो पूरा, जैसे ये पेन है या ये डस्टर है, इस डस्टर का सिर्फ नीचे का हिस्सा आपने लिक्विड में डाला है या पूरा को अंदर तक दबो दिया लिक्विड के अंदर। तो whenever an object is fully or partially immersed in a fluid, then a net force exerts in upward direction. Net thrust acts in upward direction. Net thrust. Net word नहीं लिखो। Net ये लिखना जरूरी है। Net thrust acts in upward direction. This is a property of all fluids, and this property is known as buoyancy. This property is known as buoyancy. जो हम कर रहे हैं। वो जो फोर्स लग रही है उसको हम कहते हैं बॉइंग फोर्स। फोर्स को क्या कहते हैं, और प्रॉपर्टी को बॉइंग। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन आसानी से चेंज अपने आप चेंज नहीं करता, अगर मूव कर रहा है तो सेम स्ट्रेट लाइन में सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, रुका है तो रुका रहेगा। ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, इनर्शिया। ये भी प्रॉपर्टी, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी में आता है। क्या है ये, कब लगाते हैं फोर्स, जबकि ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में फुल्ली या पार्शियली इमर्स किया जाए। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब ये ऑब्जेक्ट है, बाल्टी बांधी रखी है, ये पानी के बाहर रखा है, इस पे कैसे फोर्स लग जाएगी, लग जाएगी। हाँ, आप नदी के किनारे खड़े हो, डूब जाओगे। हाँ? किनारे खड़े हो कैसे डूब जाओगे, कब डूबने का चांस है, जब पानी के अंदर जाएंगे। जब तक पानी के बाहर है, लिक्विड के बाहर है, या गैस के बाहर है, तो गैस उस पर फोर्स नहीं लगा। समझ में आई बात नहीं रही? तो क्या है ये, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, पॉइंट। क्या है ये प्रॉपर्टी, व्हेनेवर ए ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स, जब इमर्स करेंगे तभी, इमर्स इन ए फ्लूइड, देन द फ्लूइड एक्सर्ट्स क्या, यही तो गलत है। फ्लूइड एक्सर्ट्स नेट अपवर्ड फोर्स, थ्रस्ट को तो ज्यादा है, नेट अपवर्ड परपेंडिकुलर फोर्स को, या तो ये फोर्स क्यों परपेंडिकुलर रखनी है, नेट अपवर्ड फोर्स या नेट अपवर्ड थ्रस्ट, नेट कराना जरूरी। This force is known as, this property of the liquid is known as buoyancy, and this force is known as buoyant force. इस फोर्स का नाम दे दिया buoyant force। समझ में आएंगे? अब जानते हो फोर्स के नाम दे रखे हैं, जैसे वेट भी एक फोर्स है,
जमीन जो फोर्स लगा रही है उसको नाम दे दिया वेट। मैंने दीवार पे किसी पे मुक्का मारा तो मेरे हाथ ने जो फोर्स लगाई दीवार पे किसी भी चीज के ऊपर उसका नाम दे दिया क्या? बोलो। एक्शन। उसको एक्शन कहेंगे, रिएक्शन नहीं कहेंगे। तो हमने जो फोर्स लगाने वाला है, वो जो फोर्स लगा रहा है वो एक्शन है। उसके ऊपर जो फोर्स लगती है ड्यू टू अदर बाय द अदर ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो भी रिएक्शन है, वो भी फोर्स है। वहां दूसरी फोर्स का नाम रिएक्शन दे दिया। एक फोर्स का नाम एक्शन और दूसरी फोर्स का नाम रिएक्शन हो गया। तो लिक्विड जो नेट अपवर्ड फोर्स, वो नेट वर्ड नहीं लिखा हुआ किताब में, याद रखिएगा। आप लोगों से नेट क्यों कह रहा हूं पूछ सकते हो, भाई किताब में तो नेट नहीं है, हम नेट क्यों कह रहे हैं? बताओ, कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है? बोलो है, बोलो क्या हो गया? हाँ जी बोलो। आंसर नेट क्यों बोल रहा हूँ? नेट वर्ड वहां आता है जहां एक से ज्यादा फोर्स लग रही हो एक ही टाइप, तभी वर्ड नेट आता है। मिसाल के तौर पर टेबल है, इस टेबल पे एक ही टाइम पर 4 फोर्सेस लग रही हैं, तो वो सारी फोर्सेस कंबाइन हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोर्स, जो भी कॉम्बिनेशन का लॉ है उसके हिसाब से। वो सिंपल लॉ नहीं है, कहीं सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, बहुत सी जगह सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, उसके कुछ रूल्स हैं। तो वो एक फोर्स में बदल जाता है। When 2 or more forces act on an object at the same time, then they convert into one force. वो net force जो वो one force जो होती है, उसको वो जो one force वो net force है। उसका एक नाम भी था, हमने 3 चैप्टर में पढ़ा था, याद करो, रिजल्टेंट फोर्स। क्या नाम था? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट फोर्स जब भी होगी जब एक से ज्यादा हो। समझ में आया? भाई आपने कुछ बिजनेस करा, कुछ ट्रांजेक्शन में, कुछ हिस्सों में प्रॉफिट में बेचा, कुछ नुकसान में बेचा, कोई आपसे पूछेगा कि भाई रिजल्टेंट क्या है, यानी टोटल दोनों को मिला के ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जहां 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस लग जाए एक ही वक्त में, अब एक वक्त में नहीं है, एक फोर्स अब लग रही है, एक 15 मिनट बाद लग रही है, तो उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं। तो यहाँ क्या होता है, इसमें नेट वर्ड यूज करें, एक से ज्यादा फोर्स लग रही है, इसलिए हम रिजल्टेंट बोल रहे हैं, नेट बोल रहे हैं। अब आप देखिए कैसे, ये पानी में एक बॉक्स है, खराब हो गई जो पेन था, ये एक आपने बॉक्स पानी में डाला, इसकी सरफेस है ए बी सी डी, 4 सरफेस है। ए सरफेस पे जो पानी है ऊपर है, नीचे में सॉलिड है। जो पानी नीचे की साइड पर है वो डी है, सी है, वो कौन सा है? वो डी और डी साइड में। अब ऊपर जो पानी है ए सरफेस पे, वो इसके ऊपर है। अब ऊपर वाला जो पानी है, अभी हमने लॉ पढ़ा है, लिक्विड एक्सेस प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो ऊपर जो पानी है हिस्सा, लिक्विड या फ्लूइड है, वो सारे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इसकी फोर्स ऊपर को भी लग रही है, लेकिन ऊपर तो कोई चीज है नहीं। इसकी फोर्स साइड पे भी लग रही है, तो वॉल्स पे लग रही है। इसमें डिब्बे पे तो कोई असर नहीं हो रहा बॉक्स के ऊपर। इसकी फोर्स नीचे भी लग रही है, नीचे जो फोर्स लग रही है वो बॉक्स पे लग रही है। जो ऊपर फोर्स है बॉक्स पे नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि बॉक्स नीचे है, जो ऊपर वाली फोर्स है। अब यहाँ पे हवा है, तो जो हवा मेरे सर के ऊपर है, उसका प्रेशर तो मुझ पे लगेगा, जो नीचे की तरफ है। नीचे वाला प्रेशर तो मुझ पे लगेगा, लेकिन ऊपर वाला प्रेशर मुझ पे, वो किस पे लगेगा? वो छत पे लगेगा, जो उसके ऊपर जो भी उसको वो कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस पानी लिक्विड बॉक्स के ऊपर जो पानी है वो नीचे को भी प्रेशर लगा रहा है, साइड्स में भी लगा रहा है, ऊपर भी। हमारा प्रेशर कौन सा है जो बॉक्स के हिसाब से? वो कौन सा प्रेशर है? जो नीचे की तरफ लग रहा है। जो किधर लग रहा है? जो बॉक्स के हिसाब से जो फोर्स है। अब साइड का प्रेशर देखो, इधर वाला जो लेफ्ट साइड पे बी सरफेस पे जो फोर्स लग रही है वो लेफ्ट पे भी लग रही है, ऊपर भी लग रही है, नीचे भी लग रही है। लेकिन बॉक्स वाली फोर्स कौन सी होगी? जो हम इसको वो कर दें, ये ईस्ट है वो, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे। तो जो बॉक्स में जो फोर्स लगेगी डी सरफेस के ऊपर, वो कौन सी होगी? जो वेस्ट को लग रही है, जो वेस्ट को लग रही है।
बात समझ में आ रही है? इधर वाली प्रेशर का बॉक्स से कोई ताल्लुक नहीं, वो दीवार पे लगाएगी। ऊपर वाली फोर्स का बॉक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उधर बॉक्स है ही नहीं। नीचे वाली फोर्स का भी बॉक्स से कोई ताल्लुक, कौन सी फोर्स का ताल्लुक है? सिर्फ ओनली जो इस साइड पे लग रही है, इसको मैं शायद मेरे डायरेक्शन गलत लिख दी, ये ईस्ट कहलाता है, इधर इधर वेस्ट होता है, तो जो ईस्ट को लग रही है। इसी ओनली डी सरफेस पे जो फोर्स लग रही है लिक्विड की, जो लिक्विड प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो वेस्ट को भी लग रही है, ऊपर भी लग रही है और नीचे भी, और इधर ईस्ट को भी लग रही है। तो कौन सी फोर्स जिसका ताल्लुक बॉक्स से, जो वेस्ट को लग रही है? ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को इक्वल लगती है। जो इक्वल है, क्योंकि लिक्विड इक्वल हाइट पे फोर्स भी इक्वल होगी, तो जो हाइट यहाँ पर है वही हाइट यहाँ पर है, तो जो फोर्स यहाँ से लेफ्ट को लग रही है वही फोर्स इस डायरेक्शन से राइट को लग रही है। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स जब एक ही डायरेक्शन एक ही वक्त में लगेंगी तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। एक मान लो एक +5 न्यूटन है, दूसरी तो +5 -5 मीडिया क्या हो जाएगा भाई? एक फोर्स इधर लग रही है, उतनी ही फोर्स दूसरी तरफ लग रही है और सेम फोर्स है, तो उनका क्या असर होगा डिब्बे पे? कुछ नहीं होगा। क्यों? जब तो दोनों फोर्स बैलेंस होंगे। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ नीचे सी सरफेस पे जो फोर्स लग रही है वो इस हाइट से लग रही है, यहां से यहां तक की हाइट से, और ऊपर वाली सरफेस पे जो फोर्स लग रही है वो इतनी सी हाइट से लग रही है। मान लो एक हाइट जो है वो h1 है और दूसरी हाइट जो है वो h2 है, तो कौन सी फोर्स, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? कौन सा प्रेशर सेम होगा या अलग अलग होगा? कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि हाइट ज्यादा। मैं पहले ही बता चुका कि प्रेशर ऑफ द फ्लूइड डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द लिक्विड को, ऑब्जेक्ट नहीं, लिक्विड कॉलम, जो लिक्विड जहां से फोर्स, जहां से लिक्विड चल रहा है वहां से हाइट नापेंगे। पॉइंट समझ में आ गया नहीं? आगे बीच तो H2 का प्रेशर ज्यादा होगा और H1 का प्रेशर कम होगा, तो इसका मतलब है जो उस प्रेशर से जो थ्रस्ट बनेगा, जो फोर्स बनेगी, तो H2 की जो फोर्स बनेगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू एरिया, तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स निकल आएगी, है? तो H2 से जो प्रेशर फोर्स बनेगी वो ज्यादा होगी और H1 से जो फोर्स बनेगी वो कम होगी। H1 की फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? और H2 की फोर्स जो भी लगेगी तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगी, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगी। तो कोई भी फ्लूइड आप पानी में डालो उसमें हमेशा अपवर्ड फोर्स लगती है, और वो टोटल अपवर्ड फोर्स तो ज्यादा होगी लेकिन उसमें कुछ हिस्सा बैलेंस हो जाएगा। मान लो ये 15 न्यूटन फोर्स है, ऊपर में जो नीचे लग रही है वो 5 न्यूटन है, तो डिब्बे में कितनी लगेगी? 10 न्यूटन लगेगी। क्यों? क्योंकि 15 न्यूटन में से 5 न्यूटन बैलेंस हो गई। तो जब भी किसी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो हमेशा उस पे नेट अपवर्ड फोर्स लगती है, हमेशा। आप नीचे क्यों नहीं लग रही? क्योंकि नीचे की हाइट है, कितना ही पतला हो, कितना ही पतला ऑब्जेक्ट हो, नीचे जब उसकी नीचे से हाइट नापेंगे ऊपर की हाइट कम होगी और नीचे की हाइट, ये मोटाई की हाइट बढ़ जाएगी, तो नीचे से जो ऊपर फोर्स लगती है वो हमेशा ज्यादा होती है और ऊपर की जो नीचे को फोर्स लगती है वो हमेशा कम होती है। तो ये जो नेट फोर्स है जो ये लग रही है इसको कहते हैं बॉइंग, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बॉइंग, और फोर्स को क्या कहते हैं? बॉइंग फोर्स। बात समझ में आ गई अच्छी तरह?